हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए हॉरर स्टोरीज़ और आज की कहानी संबंधित है कोटद्वार से। यह है कोटद्वार की घटना जो कि घटित हुई है मेरी ननद के बेटे के साथ में। तो घटना इस प्रकार से है कि गांव में शादी थी और वो जो शादी का घर था वो मेरे ससुराल का जो घर है उसके बिल्कुल करीब था। और जो हमारी ननद हैं वो थोड़ा दूरी पे रहती हैं, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस है उनका हमारे घर से। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि उस दिन हमारी जो ननद थी उनकी तबीयत ख़राब थी और उन्होंने सोचा कि मैं तो शादी अटेंड कर नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों से कहा, जो कि एक बेटा उनका रहा होगा तकरीबन 14-15 साल का और एक रहा होगा शायद 11-12 साल का। तो उन्होंने दोनों बेटों से अपने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम नानी के घर चले जाओ थोड़ा उजाले में और शादी अटेंड करके आ जाना। मतलब न्योता वगैरह देना हमारे यहाँ गांव में ज़रूरी होता है ना, कि किसी की शादी है तो न्योता देना पड़ता है, मतलब शगुन के पैसे जो है होते भिजवाते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को समझा बुझा के कि छोटे हैं, ज़्यादा इन पे अक्ल नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करना, नानी के घर चले जाना और जब मामा वगैरह या नाना नानी जाएंगे शादी में तो उनके साथ चले जाना और थोड़े रास्ते तक वो तुम्हें छोड़ देंगे, बाकी फिर गांव के और लोग होंगे तो लौटते हुए तुम उनके साथ घर आ जाना। ये समझा बुझा के माँ ने दोनों बच्चों को भेज दिया। वो न्योते के पैसे लेकर के नानी के घर चले गए और उन्होंने शादी अटेंड की और खाना वगैरह खाया। और तो नाना और उनके मन में पता नहीं क्यों बच्चों के मन में ना ऐसा विचार आया कि अरे माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ ने शायद कुछ बनाया भी नहीं होगा और कुछ खाया भी नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं हम थोड़ी सी ना 1-2 पूड़ी और सब्जी ना कुछ पैक करवा के ले जाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि हुई, उन्होंने क्या किया, बोला उनके जो कुक थे वहाँ पे, उन्होंने बोला भैया थोड़ा सा 2 पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी पैक कर देना। तो उन्होंने पैक कर दी बच्चों के लिए सब्ज़ी। तो जब बच्चे शादी अटेंड करके निकले तो कुछ दूरी पे तो उनके साथ गाँव के कुछ लोग थे, लेकिन उसके बाद का जो रोड था वो खाली था बिल्कुल और रास्ते में एक साइड पड़ता था आम का बगीचा और एक तरफ थे खेत और बीच में थी पतली सी सड़क है, वो मतलब इतनी है कि उसमें एक कार जा सकती है आराम से। तो उस रास्ते से जब घर जा रहे थे तो वो मतलब रात के बज गए होंगे, तकरीबन 9 या 10 बजे का टाइम होगा, 10 से ज़्यादा ही रहा होगा क्योंकि शादियाँ 10-11 बजे 10 बजे तक तो जयमाली होती है, पहाड़ों में भी लेट हो जाता है सब कुछ। तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था और उनको ना वो आम के बगीचे की साइड से जाना था। कॉर्नर पे एक पंचायत घर है, उसके बाद बहुत बड़ा एक आम का बगीचा है, तकरीबन मेरे ख्याल से 5 मिनट्स का रास्ता तो है ही जो वॉक करके उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो वो चलते जा रहे थे दोनों बच्चे और डर भी लग रही थी उनको, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी उस टाइम और वो दोनों भाई ना एक दूसरे से चिपक चिपक के चल रहे। तो अचानक क्या हुआ, उनको ऐसा फील हुआ कि हमारे पीछे ना कोई आ रहा है। तो बार बार पीछे मुड़ के देखते तो उन्हें कुछ नहीं दिखता, फिर वो थोड़ा सा आगे चलते, फिर पीछे मुड़ के देखते तो उनको कोई नज़र नहीं आता था। तो वो एक भाई दूसरे से बोलने लगा, एक का नाम मंटू है, एक का नाम रिंकू है घर का नाम। तो कहने लगा भाई तेरे को भी लगा कि कोई पीछे आ रहा है? तो उसने कहा हाँ भाई लग तो रहा है। तो फिर वो ना खड़े हो गए, ऐसे चुप चुप रुक गए ऐसे। तो ऐसा लगा कि वो पीछे जो कदमों की आहट आ रही थी पीछे वो भी चुप हो गई। तो फिर वो चलने लगे, तो ऐसा लगा फिर वो फुटस्टेप्स की आवाज़ फिर आ रही है। तो बड़े वाले भाई ने ना तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो उसको एक बहुत लंबा आदमी, मतलब वो कह रहा है कि इतना लंबा था कि वो तकरीबन 7-8 फुट रहा होगा, सफ़ेद कपड़ों में, पतला और लंबा, वो उनके ना पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही उनको वो दिखाई दिया और उसने छोटे भाई को बोला चल भाग, और दोनों इतनी तेज़ दौड़े कि वो मेरे ख्याल से 7-8 मिनट तक भागते रहे और बहुत आगे चल के उनको कॉलोनी के कॉर्नर पे एक 3-4 लड़के खड़े हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हो तुम, कौन है इतनी रात को, कहाँ से भाग रहे हो तुम? तब उन्होंने कहा भैया हमारे पीछे ना एक सफ़ेद कपड़े पहने एक लंबा सा आदमी जो है वो हमारे पीछे दिखाई दिया और हम लोग शादी अटेंड करके आ रहे थे। तो उन लड़कों ने कहा कि तुम्हारे पास कोई खाने पीने की चीज़ तो नहीं है?
तो उन्होंने कहा हाँ, हमने सोचा था कि माँ के लिए थोड़ी सी पूड़ी है, थोड़ी सब्ज़ी रख लें, और ना हम वो लेके आ रहे थे। तब उन लड़कों ने बोला कि तुरंत उसको अभी फेंक दें यहाँ पर, नहीं तो तुम्हारे साथ वो चीज़ ना घर चली जाएगी। तो उन्होंने फटाफट वो पूड़ी और उसकी जो पूड़ियाँ अखबार में लपेट के ला रखी थी और पॉलीथीन में शायद सब्ज़ी ला रखी होगी, तो सारी उन्होंने वहीं फेंक दी। और तब वो लड़के उनको ना घर तक छोड़ने के लिए आए। तब उन्होंने सारी बात अपने घर में जाके अपनी माँ को बताई। तो माँ ने फिर उनका जो भी है वो नमक मिर्च उससे उतारा करते हैं ना, जो वो सब उतारा किया और वो बाहर जलाया और फिर उनको बोला कि अब तुम सो जाओ। लेकिन भगवान की कृपा रही कि उसके बाद उन बच्चों की कोई ऐसी तबीयत ख़राब नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। और ये बहुत अच्छी सलाह उन लड़कों ने दी कि वो खाना घर लेके नहीं आए, वो उन्होंने खाना वहीं पे ही छोड़ दिया, क्योंकि वो हो सकता है ये भूत प्रेत ये लोग भी अतृप्त योनियाँ होती हैं, भूख प्यास इनको भी लगती है। तो वो खाना की खुशबू से वो उनके पीछे पीछे उस स्थान से वो उसके पीछे लग गया था। तो अब इस तरह की आश्चर्यजनक घटनाएं भी होती है। और कोई बड़ा बोलता तो हम सोचते झूठ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो तो बच्चे थे, उन्होंने तो घर में आके सच्ची बताया। तो अब जब भी कभी आज भी हम उस जगह से गुजरते हैं तो हमें एक वही घटना याद आ जाती है, और एक बार हम उस बगीचे की तरफ ऐसे आँख करके देखते हैं कि भाई यहाँ पर वो घटना हुई थी। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अब दूसरी, इस हफ्ते की कहानी एग्जैक्टली हॉरर है कि नहीं वो आप डिसाइड करें, लेकिन ये घटनाएं घटी हैं मेरे ब्रदर के साथ। तो चलिए मिलवाती हूँ मैं अपने ब्रदर को। हेलो, कहाँ? और इनको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्योंकि ये घाना में और साउथ अफ्रीका में रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो उनके ये साक्षी हैं, तो ये अब आपको सुनाएंगे कहानी। तो इनके मुँह से ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो इनकी अपने एक्सपीरियंसेस हैं। हेलो व्यूवर्स, कहानी कुछ इस तरह से है कि मेरी जो पोस्टिंग थी वो ईस्ट अफ्रीका से जिबूटी ईस्ट अफ्रीका से वेस्ट अफ्रीका के लिए हुई थी। और घाना एक कंट्री है अफ्रीका में जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में पड़ती है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम अपना पूरा जो था बैगेज वगैरह लेकर घाना के एयरपोर्ट में आकरा में लैंड हुआ मैं, और कंपनी का ड्राइवर जो था वो मुझे लेने के लिए बाहर एयरपोर्ट आया हुआ था। और एयरपोर्ट में बाहर आकर जो था ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, ड्राइवर ने मुझे पहचान लिया। और इस तरह से जो था मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो मैंने ड्राइवर से बोला कि भाई मेरे को थोड़ा सा कोई नज़दीक में अगर रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह चाहिए, क्योंकि फ़्लाइट बहुत लंबी थी और थकान लग रही थी। कितने घंटे की फ़्लाइट होती है दिल्ली से घाना? उसमें दिल्ली से इथोपिया के लिए था मेरा, और फिर इथोपिया से घाना के लिए था। अच्छा। तो ये होता है कि नियरली जो है ये आपको 10 से 11 घंटे की जर्नी पड़ जाती है ये, क्योंकि बीच में ट्रांजिट होता है, कभी इथोपिया में कभी कीनिया में। और एक तरह से आप ग्लोब के आधा रास्ता तय करके आप दूसरी तरफ पहुंचते हैं। तो रेस्टोरेंट गए? हाँ, फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट में ड्राइवर मेरे को लेके गया, वो एयरपोर्ट से ही बाहर निकल के एयरपोर्ट। तो ड्राइवर मेरे को नज़दीक के रेस्टोरेंट में लेके गया और मैंने कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर कर दिया। सामान मेरा जो था मेरे आसपास ही था, सीट के आसपास, और ड्राइवर वहाँ नहीं था, वो पार्किंग में था। तो मैं अपना कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था, तो एक कोई लोकल जो था, एक व्यक्ति घानियन, वो मेरे पास आके बोलता है फर्स्ट टाइम इन घाना। मैंने कहा यस, फर्स्ट टाइम इन घाना। कहता है ओके एंजॉय, और वो चला गया। तो अच्छा लगा भाई कि जो है कोई फर्स्ट एक पहला व्यक्ति जो था, हाँ, किसी ने बात करने का, और कोई आया तो अच्छा लगा। तो खैर कॉफ़ी वगैरह ख़त्म करके उसके बाद जब ड्राइवर के बुलाया, सामान वगैरह गाड़ी में रखा, तो रियलाइज़ हुआ कि पर्स जो है मेरा कहाँ गया। चेक किया मैंने तो उसमें जो थे मेरे लगभग 4,000 या ऐसे 4 से 5,000 डॉलर्स जो थे वो मेरे पर्स में रखे हुए थे, और मेरा पर्स जो था वो गायब हो गया। पूरा पर्स। अच्छा। और वो बड़ा एक ये था कि सदमा लगा।
पहुंचते लेकिन हाँ लकीली ये था कि मेरे जो उसमें बैंक के कार्ड्स वगैरह थे और जो मेरे क्रेडिट कार्ड वगैरह थे वो मेरे बैगेज में ही मैंने रखे थे। कुछ ख्याल ऐसा आ गया था कि भाई इनको बैगेज में ही रखना बेटर है। अच्छा। और बाकी कैश वगैरह मेरे पर्स में था, तो चलो ये एहसास हुआ कि चलो शुक्र है मेरे कार्ड्स तो बच गए। तो मैंने ड्राइवर को बताया और ड्राइवर को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया और मुझे लगता है कि मेरा पर्स जो है वो किसी ने निकाल लिया, जेब कतरे ने निकाल दिया। तो खैर ऐसे ये बात हादसा हुआ और बात आई गई हो गई। फिर मैंने ड्यूटी कंपनी में ज्वाइन किया और कुछ समय बीत गया और ये एक जो था मैं इसको भूल गया मैं इंसिडेंट को। और तब एक बार ऐसी जो था, मैं एक दूर के क्षेत्र में अपना कंपनी की गाड़ी से टूरिंग पे निकला हुआ था मैं और ड्राइवर वही था साथ में। तो तब ड्राइवर ने फिर ऐसे बोला कि बॉस, इंग्लिश में बोला उसने कि यू लॉस्ट योर मनी एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में आपका जो तो एक गांव है यहाँ पे जहाँ पर कि तो ऐसे ही टूर पे निकला मैं काम से और फिर रास्ते में ड्राइवर ने बोला कि बस वो आपका जो पैसा हुआ था तो एक यहाँ पे गांव है तो वहाँ पर मैं लेके चल सकता हूँ और आपकी कुछ हेल्प हो सकती है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो थोड़ा हेल्प कैसे हो सकती है उसने लेकिन इतना पता था कि भाई अफ्रीका में जो है ये गाँव में जो है थोड़ा इस प्रकार के कुछ होती हैं, हाँ, जो सिद्धियाँ वगैरह। और मेरे को ये भी पता चला था कि भाई उसका जो प्रेरणा जो थी और स्रोत जो था वो हमारा भारत देश ही था, वेस्ट बंगाल से। तो खैर वो मैं ठीक है, एक उत्सुकता भी थी देश को, नए देश को जानने की और उसको घूमने की। तो मैंने बोला कि ठीक है चलते हैं। तो इलाके का नाम जो है वो अभी वहाँ पे गांव का नाम याद है? गांव का नाम ऐसे ही था कुछ, जो क्षेत्र था वो ऐसे मामप्रूसी बोलते हैं और जो गांव था वो शायद गमबागा। अच्छा, मुश्किल होता है नाम याद रखना। ये घाना में था या जिबूटी में? नहीं, घाना में था ये। घाना में ये मामप्रूसी जिला था और गमबागा जो था वो शायद वो गमबागा नाम गांव का था। अच्छा। तो वहाँ पर जो था फिर वो जब गाड़ी रोकी और उतरे तो वो एक बड़ा जैसे एक गांव होता है, एक घास के छप्पर हट्स वाला और तो जो थैच्ड जो मिट्टी से लेपे हुए उस प्रकार का सारा गांव था, बिल्कुल साफ सुथरा सा। और एक बड़ा सा जो था वहाँ पे एक झोपड़ी थी, जो कि झोपड़ी से ज़्यादा बड़ा था वो, उसको वो बोलते हैं ये जो मुखिया होता है गांव का उसको टोकबी बोलते हैं। टोकबी। अच्छा। तो टोकबी जो होता है वो सामान्यतः परिभाषा जो टोकबी की ये होती है कि वो गांव का मुखिया होता है और उसको ये पूजा वगैरह में जो होता है उसकी कुछ होती है। अच्छा। एक योग्यता होती है। एक तरह से साधक है। साधक भी है, गांव का मुखिया भी है, जिसे हम प्रधान भी बोलते हैं, बट ही इज लाइक रिलीजियस गुरु ऑल्सो एंड हेडमैन ऑल्सो। तो वो मेरे को ले गए अंदर, तो अंदर देखा तो वहाँ तो काली माता की फोटो लगी हुई है और जो था हमारा इस प्रकार का जो इंडियन हाँ फॉलो करते हैं जो। तो बैठ गया मैं, तो ड्राइवर ने जो था वो लोकल भाषा में जो टोकबी को कुछ समझाया उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो और इस घटना को तकरीबन कितना टाइम हुआ होगा उस टाइम? उससे हाँ इतना लगभग इतना 4-5 महीने हो गए होंगे। तो फिर ये था कि भाई हाँ टोकबी के सामने बैठा मैं, तो टोकबी ने जब ड्राइवर ने कहानी बताई तो टोकबी ने क्या किया कि अपने जिस आसन में बैठा हुआ था उसके नीचे से उसने जो था पैसे निकाले $4000 और उसने मेरे को पकड़ा दिए कि अपने ये पैसा पकड़ो। तो मैंने बड़ा आश्चर्यचकित होकर मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। कैसे अब मन में विचार ये आया कि कहीं इसी गांव के लोगों ने तो नहीं चोरी किए मेरे पैसे। हाँ। या जेब कतरा कहीं और वो जेब कतरे ने जो है पकड़ में आ गया होगा और ऐसा कुछ। तो मतलब मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे। तो मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, ड्राइवर ने बोला बस लेट्स गो नाउ, चलते हैं अब, काम हो गया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो फिर हम गाड़ी में बैठे और फिर हम निकल गए वहाँ से। तो रास्ते में मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये क्या चक्कर था ये? मैंने कहा ये पैसे इधर ही के लोगों ने, जो बोलते हैं नो बस कहता है जिसने चोरी किए हैं पैसे, अब वो पैसे लेके इधर खुद आएगा वो इनको देने के लिए।
बाप रे। तो मतलब ये था कि आप ऐसे मत समझो कि किसी ने आपको अपनी जेब से दिए हैं। हाँ। पैसे आपको जो मिले हैं वो पैसे वापस आएंगे और जिसने चोरी किए हैं वो खुद लेके आएगा। कहता है यहाँ पर जो है, यहाँ इस गांव में जब कभी भी किसी की ये समस्या आती है कि उसका कुछ पैसा चोरी वोरी हो जाता है तो वो इधर ही आता है। अच्छा। तो तब फिर जो वो साधक होता है या जो टोकबी होता है वो अपनी तरफ से जो है उसका हर्जाना देता है और फिर जिसने ये गलत काम किया है। तो जब ड्राइवर ने ऐसा बताया कि जब चोरी हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में ऐसा होता है, तो ये सुन के जो था मतलब मेरे विश्वास नहीं हुआ। एक सिहरन सी दौड़ गई शरीर में कि ऐसा भी कुछ इस प्रकार की भी चीज़ें होती हैं कि इतनी बड़ी समस्या का हल और इतनी सरलता से मिल गया। और वो भी जो है कुछ साधकों की वजह से कुछ ये पता चला कि वो जो विद्या है वो कौन सी विद्या जानते हैं, वशीकरण है? ऐसा ही कुछ है। ऐसा अंदाजा लगाने वाली बात है कि भाई हाँ कुछ ऐसा होता होगा कि भाई जिसने चोरी की है शायद उसको फिर कुछ ऐसा अनुभूतियां होती होंगी कि भाई ये तो समझ जाता होगा कि जो पीड़ित है वो वहाँ पहुँच गया, मामपरूसी पहुँच गया है, तो अब जाना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। मामपरूसी के नाम से लोग डरते हैं लोग डरते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो वो सही याद ये सोचा होगा कि भाई फॉरेनर है तो ये इसको क्या पता, लेकिन वो फॉरेनर भी पहुंच गया वहाँ पे। तो नया बंदा है, किया जा सकता है। हाँ तो ऐसा कुछ था। तो ये मतलब कि लेकिन काली की प्रतिमा थी तो इसका मतलब वो कनेक्टेड थी कहीं ना कहीं वो हमारे इंडियन तंत्र से। इंडियन उससे वो लोग मानते हैं इस बात को कि ये जो था हमारे यहाँ पे इंडिया से आया है। और अच्छा, तो ये मतलब तंत्र वाली स्टोरीज ही है वहाँ पर, और कुछ मतलब घाना के एक्सपीरियंसेस कुछ और हुए? हाँ बहुत कुछ। और वो भी ऐसा कि मतलब कि वो चीज़ें जो कि हमारे काम से, जो हमारी कंपनी थी और जिस प्रकार से हमारा बेसिकली जो था लॉजिस्टिक्स नेटवर्क था। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क क्या था? रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स का। तो हमारे जो फ्रोज़न फूड आइटम्स वगैरह जो थे तो वो ट्रैवल करते थे, वो ट्रक्स जो थे वो ऑल अक्रॉस घाना एंड देन दूसरी कंट्रीज़ में भी। तो उसी से संबंधित फिर मेरे को एक बहुत रोचक जानकारी मिली, जिसको कि मैंने फिर अलग अलग लोगों से भी पूछा और उन्होंने बताया कि हाँ ये सच बात है। अच्छा। ऐसा होता है। ये रोचक बात है ट्रक ड्राइवर से संबंधित। अच्छा। घाना जो है वो पश्चिम अफ्रीका में है और उसके अगल बगल में छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे टोगो और आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जिसको कि अभी कोते दे वॉर बोलते हैं। तो जैसे इंडिया और नेपाल हो गया वैसे ही ये कंट्रीज़ हैं। अच्छा। तो अब क्या होता है कि हमारे पास कंपनी के हमारे ड्राइवर्स होते थे, तो ड्राइवर्स जो होते थे वो लोकल घाना में ड्राइव करते थे। अच्छा। और जो दूसरी कंट्रीज़ के ड्राइवर्स होते थे वो बहुत अलग टाइप के ड्राइवर्स होते थे। तो दूसरी अगर टोगो या आइवरी कोस्ट में ले जाने हैं ट्रक तो लोकल ड्राइवर्स मना कर देते थे। नॉर्मली वो रोड्स खराब थे? नहीं, उस रूट पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है या क्रॉस बॉर्डर का जो ट्रकिंग होती थी वो एक बहुत विशेष प्रकार के ड्राइवर्स ही चलाते थे ट्रक। अच्छा। वो लोग इतनी खतरनाक ड्राइविंग करते हैं कि पूरा घाना में सब जानते हैं कि इस टोगो की रूट के ड्राइवर्स जो हैं उस रूट में आप कोशिश करो कि आप ना ड्राइव करो, वरना बहुत रिस्की होता है। अच्छा। क्योंकि उस रूट के जो लोकल ड्राइवर्स हैं वो बहुत फ्रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं। और ये होता है कि उनको मरने का भी डर नहीं रहता। अगर ट्रक का एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डर नहीं लगता उन्हें। अब देखा भाई ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो हाँ, तो फिर तो डर क्यों नहीं लगता? कुछ खास हाँ, वजह तो हो? तब मेरे को फिर बताया मेरे ही स्टाफ ने कि अगर मान लो इनका ट्रक जो है कहीं किसी पेड़ से टकरा गया या किसी भी चीज़ से जो सड़क से नीचे उतर गया, क्रैश हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे, लेकिन ड्राइवर अपनी सीट से गायब हो जाता है। अच्छा, मतलब पहाड़ी एरिया है वैसे वो? नहीं, पहाड़ी भी है, लेकिन ये है कि हाईवेज बहुत बड़े हाईवेज हैं और पहाड़ी एरियाज में भी होता है रिस्क। मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हाँ कुछ हो। हाँ, तो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने जो है उसमें वो एक जिसे क्या बोलते हैं कि एक उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या बोलते हैं कि हाँ एक रक्षा कवच उन्होंने ले लिया होता है। अच्छा। किन से लिया होता है ये भी अब एक अनुमान लगाने वाली बात है, एक रहस्य है। तो
ये होता है कि उस वहाँ रूट के लोकल लोगों को तो पता होगा। सबके लिए सामान्य बात है ये, और मैंने फिर इस चीज़ को बहुत जगह क्रॉस चेक भी किया। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो कहते हैं कि सच है ये बात। तो बहुत लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने पुष्टि की कि हाँ ये बात सच है कि टोगो के रूट के जो ड्राइवर्स होते हैं मरते नहीं हैं। तो इसके बारे में गूगल पे कुछ जानकारी है? नहीं नहीं, क्योंकि कह नहीं सकते। देख लें आप ट्राई करके अगर कोई मिल जाए इस बारे में। लेकिन ये बहुत एक प्रचलित और एक सामान्य, ये कुछ क्लियर हो पाया कि वो कोई तावीज़ पहनते थे या कोई यंत्र रखते थे या कोई साधक उनको प्रोटेक्ट करता था, और कौन सा वो तंत्र होता था जिससे वो बचते थे, वो कुछ जानकारी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं। हो सकता है कोई यंत्र पहनते हो, या जब कोई पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आता हो इस रूट के लिए, तो वो उसको पता है कि उसे क्या पहले कहाँ जाना है। तो हाँ, तो वो क्या था कि भाई वो पहले वहाँ जाते हैं और उसके बाद फिर वो सुरक्षित हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ड्राइवर बिल्कुल गायब हो जाता है? ड्राइवर गायब हो जाता है, और ट्रक चाहे भले ही टुकड़े टुकड़े होकर फैल जाए, और ड्राइवर गायब हो जाता है उसमें से। ट्रक से गायब हो जाता है, ट्रक से गायब हो जाता है और सेफ रहता है वो। तो इस वजह से उस रूट में ड्राइवर्स जो होते हैं उन्हें भय नहीं होता। और अगर आप एक सामान्य नागरिक की तरह उस रूट में ड्राइव करते हुए जा रहे हो, तो कोई संभल के रहना कि टोगो रूट के ड्राइवर्स कोई बड़ी गाड़ी लेके आसपास से ना जाए। तो ये कुछ ऐसी रोचक कहानियाँ। घाना में जो तंत्र है शायद वो बहुत एडवांस लेवल का है। घाना ही नहीं, पूरे अफ्रीका में माना जाता है, क्योंकि ये एक सामने वो ट्राइब्स हैं वो एक्चुअली पूरा ट्राइबल कल्चर है, और ट्राइबल कल्चर में ये जो है उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, शायद बाहर वालों के साथ वो इतना मुखर रूप से बोलने नहीं होते होंगे, पर उनके भाषा का भी तो ऑब्स्टेकल है ना। हाँ लेकिन वो उनकी अपनी जनजातियों की अपनी भाषाएं हैं। लेकिन अभी की उसमें ये है कि क्योंकि मुख्यतः जो है घाना वेस्ट अफ्रीका में जो है क्रिश्चियनिटी प्रधान, तो इसलिए कॉमन लैंग्वेज जो है इंग्लिश हो जाती है। मैंने ये भी सुना था एक बार किसी से कि जैसे कुछ गार्डन्स हैं आसपास में, आम के पेड़ हैं कुछ है, तो कोई किसी के बगीचे से एक आम तक नहीं तोड़ते। हाँ, आम नहीं तोड़ते। वो क्या है कि अगर हाईवेज में आप जाओगे तो हाईवेज में आपको इतने सुंदर सुंदर आम के बगीचे दोनों तरफ दिखाई देंगे, जिसमें से कि लाल लाल आम लटके रहते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि आप कभी भी किसी भी टाइम पे, जिस वक्त जो सीज़न होता है, आप उस रूट से निकलोगे, आपको वो सारे पेड़ फलों से भरे हुए दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब कम होते जा रहे हो। तो वो भी एक मैंने पूछा, फिर मैंने कहा कि भाई ये ऐसा कैसे है कि ये बगीचे जो हैं, तो कहते हैं कि नहीं कोई चोरी नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता ये है कि अगर कोई ऐसे चोरी करेगा तो उसको सांप काट लेगा। अच्छा, मतलब तो इनका फेथ है उनका, और सांप से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक अपना एक बचाव रखते हैं। और ये भी नहीं कह सकते मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है, अदरवाइज चोरी क्यों होती है आपकी? हाँ नहीं, हाँ वो भी है, लेकिन ये होता है कि कुछ धर्म से जुड़े हुए जो नियम होते हैं वो उनका पालन हो जाता है शायद अच्छे तरीके से। और ये मेरे ख्याल से इसकी समरी है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, है ना। बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें घाना के विषय में। अब ये हॉरर स्टोरी तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन तंत्र विज्ञान और आश्चर्यजनक चीज़ें क्या क्या संसार में हो सकती हैं, ये कहानी उन चीज़ों से संबंधित है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़, और अब हम ये आप पर छोड़ते हैं कि आप इन घटनाओं को किस प्रकार से लेते हैं। संसार तो बहुत विचित्र है, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है। अजीबोगरीब अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिन पर हमें यकीन करना बहुत कठिन होता है। तो अब ये हर एक के अपने विश्वास पर निर्भर करता है कि वो उन कहानियों को किस ढंग से लेते हैं। अब हम ये आप पर छोड़ते हैं।